इस समय पर फायदा उठाया रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान आपका शुक्रवार के दिन, यानी जिस दिन आपका जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, उस दिन वो घोड़े पर बैठी और उसने लाल कपड़े पहने। रजिया सुल्तान एक बेहद मतलब सुंदर स्त्री थी। उसके बारे में हर एक इतिहासकार ने ये कहा है कि रजिया बेहद सुंदर थी। रजिया को ध्यान से मत देना, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलता हूँ, रजिया के आगे खड़ा हो जाता हूँ मैं। तो उसने क्या किया कि लाल कपड़े पहने और वो पहुंच गई आपका जहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी दिल्ली में, तो मस्जिद के सामने पहुंच गई। चलो, तो वहां जाकर के वो लोगों से अपील करती है। अब वो अपील क्या करती है, अपने पिता की इच्छा बताती है पहले तो कि भाई मेरे पिता की इच्छा ये थी कि भाई मुझको गद्दी पर बिठाया जाए, और ये कैसा शासन है, ये कैसी दिल्ली है कि मेरी पिता की इच्छा का पालन, इसके दिल्ली के सुल्तान की इच्छा का पालन तुम लोग तक नहीं कर पा रहे हो। और वहां राज दरबार में इतने अत्याचार हो रहे हैं, राजा के परिवार के बच्चों को मारा जा रहा है, गरीबों को पीटा जा रहा है, जो वहां पर दासियां हैं उनके साथ में अत्याचार हो रहे हैं। तो जब उसने ये भाषण दिया, कहते हैं कि रजिया का सुंदर रूप देख करके वहां जितने भी युवा थे वो सब रजिया के साथ हो गए। मतलब कुछ भावनात्मक रूप से, कुछ सौंदर्य की वजह से। लड़के, नए नए लड़के, अब कहते हैं कि वहां पर तो कुछ बुजुर्ग थे, वो ये कह रहे थे, लाली घर की लड़ाई है तुम्हारी की यहाँ की बात कर रही हो तुम, घर का मैटर घर में सुलझाओ, यहाँ लोगों को क्यों भड़का रहे हो, वो भी राजा के खिलाफ भड़का रहे हो, गलत बात है। लेकिन वो कहते हैं कि अपना स्पीच देती रही और हाथ में उसने तलवार ले रखी थी। अब तो भैया उसके साथ में फिर खबर फैली तो लोग किले पर इकट्ठा होने लगे, लोग दरबार में पहुंच गए दिल्ली। और कहते धीरे धीरे वो संख्या बढ़ी, तो उन्होंने फिर जो अंगरक्षक वहां पर खड़े थे सिक्योरिटी के लिए, तो फिर उनका खौफ उनके अंदर नहीं रहा और वो तोड़ करके अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंच गए और दिल्ली के स्टेटमेंट आता, दिल्ली के मंचलों ने शाह तुर्कान की गर्दन काट ली। अब शाह तुर्कान की गर्दन काट ली तो वो कहां पर है आपका फिरोज, फिरोज चला है कहां से आपका, वो तो एक विद्रोह को दबाने गया था, फिरोज वापस आया। अब यहाँ पर फिरोज जो है वो भी क्या करता है कि भाई हम भी सामना करेंगे चल करके, लेकिन इसमें क्या होता है फिर आकर के जनता इतनी उत्साहित थी कि फिरोज को भी मार दिया गया। तो कहने का मतलब है फाइनली कौन आ गई, रजिया सुल्तान आ गई, रजिया सुल्तान। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, मतलब वो टेक्निकल थी। अब ऐसे मत समझ लेना तुक्के से कभी ये समझने लग जाओ कि भैया अपने सौंदर्य की वजह से रानी बन गई, नहीं। जो इसके खिलाफ जितने भी आपके इकतदार थे, जैसे बदायूं के इकतदार को इसने अपनी तरफ कर लिया, जो विरोध उठ रहा था उसने उसको क्या कर लिया, अपनी तरफ कर लिया, मतलब बहुत सारे सरदारों को। और कूटनीति से वो आई। लिखना कौन आता है, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान 3.5 वर्ष तक ही रही रजिया सुल्तान, 1236 टू 1240। रजिया कैसे मजबूत शासक बनी अपने शुरुआती दौर में, और 3 साल तक उसने अपने आप को प्रूव करके दिखाया था शुरुआती 3 वर्ष में। मैंने बताया कि आपको एक धड़ा तो बना किसका, इसको लिखना मत, जो तुर्क सरदार थे जिनकी संख्या 40 है। ठीक है, और साथ में क्या था, जो प्रांतों से लोग इकट्ठा हो रहे थे छोटे छोटे से, जैसे मैंने बदायूं बताया, मुल्तान बताया आपका, जो प्रांतीय इकतेदार थे। तो प्रांतीय इकतेदार क्या कर रहे थे, किसको गद्दी से हटाना चाहते थे। प्रांतीय इकतेदार जब इकट्ठा शुरू होने हुए आपका, चाहे वो बदायूं के आप कहें या हाँसी पड़ता था इनके समय पर, वो भी एक इकता था। हाँसी था आपका, मुल्तान था आपका, मुल्तान। ठीक है, तो ये सारे के सारे लोग क्या करना चाहते थे कि भाई कैसे भी करके जो फिरोज है उसको गद्दी से हटाया जाए। ये सब चले क्यों थे, तो इन सब ने जो संघ बनाया था, वो संघ बनाया गया था फिरोज को गद्दी से हटाने के लिए। तो आप कहेंगे हाँ जी सही बात है। तो जब इन बाकी के तुर्क सरदारों को पता चलता है कि भाई प्रांतीय इकतेदार इकट्ठा हो रहे हैं और वो सब फिरोज को गद्दी से हटाएंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर ये सब इकट्ठे हो जाएंगे और फिरोज को गद्दी से हटा दिया जाएगा। तुर्क सरदार किसके खिलाफ थे, ये चाहते थे कि रजिया के आदेशों का पालन हमें करना पड़ेगा, इसी बात से तो परेशान थे। लेकिन जब इनको पता चला कि यार शासन तो प्रांतीय इकतेदार अगर सारे इकट्ठा हो गए तो फिर तो हम भी ना तो सत्ता में रह पाएंगे और ना फिरोज रह पाएगा, तो जिस रजिया का हम विरोध कर रहे हैं क्यों ना हम उसको समर्थन कर दें। इनकी आपस में मीटिंग होती है कि भाई क्यों ना हम इनका समर्थन कर दें, और इन सारे लोगों ने क्या कर दिया कि तुर्क सरदारों ने, सारे लोगों ने आपका समर्थन दे दिया रजिया को। बात क्लियर है। और साथ में सब लोगों के अंदर एक छवि भी बन गई थी रजिया को, क्योंकि रजिया जब स्पीच देती है दिल्ली में लोगों के सामने, तो वो ये कहती है कि अगर मैं योग्य शासिका सिद्ध नहीं हुई तो मेरी गर्दन काट देना, यानी मुझे शासन से हटा देना। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट पूछे गए यूजीसी परीक्षा नेट एग्जाम में, कि उसने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट को लिखा, मैं आपको दिखाऊंगा उसको। ठीक है, एक ये है कि जब उसने ये स्टेटमेंट दिया तो जो तुर्की मुसलमान थे उनकी उदारता दिखी और उन्होंने एक महिला को अपनी शासिका मान लिया। भाई एक्सेप्ट किया ना, तभी तो रजिया गद्दी पे आई, तभी तो लोगों ने उसका साथ दिया, तो मन से एक्सेप्ट कर लिया। आप कहेंगे हाँ जी। और तीसरा बिंदु ये आता है इसमें, आप इसको सोचिए कि तीसरे बिंदु में ये आएगा कि भाई अगर लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जनता का प्रतिनिधित्व बढ़ा या नहीं बढ़ा, ये मुझे बताएं, हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी, तो जनता का पार्टिसिपेशन बढ़ा है ना, जनता के सहयोग से बनी है, तो उसको जनता की चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब पहले क्या होता था कि लोग बहुत विरोध करते थे शासकों का, इतने अत्याचारी शासक थे, लेकिन रजिया ने लोगों की सोच और समझ का ध्यान रखा। तो ये कहते हैं कि रजिया को इंटरनली तो कोई हरा नहीं सकता था, मतलब दिल्ली के अंदर तो उसके खिलाफ षड्यंत्र हो नहीं सकते थे, क्योंकि अब लोग उसके पक्ष में हो गए थे। अगर कोई अगर कानाफूसी करके उसके खिलाफ कोई बात भी करता है या सरदार कुछ अभियान चलाते या किसी से कहते, तो सीधी सी स्वाभाविक सी बात है वो बात रजिया तक पहुंच जाती, क्योंकि वो लोगों के सपोर्ट से बनी है। देखो, बिना युद्ध के बनी है, बिना सीधे युद्ध के बनी है, और वंशानुगत तरीके से भी नहीं बनी है, क्योंकि उसको सपोर्ट किसका है, लोगों का, और जनता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि भाई ये जो सारे के सारे सरदार हैं ये बोलते हैं कि ठीक है, हम तो अब रजिया के साथ होने में ही हमें फायदा है। तो क्योंकि रजिया उनको फिर मीटिंग करके प्रॉमिस भी देती है कि ठीक है चाचा तुम्हारी भी शक्ति बनी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बढ़िया तरीके से रहना। तो उस समय पर वो क्या करते हैं, उसको समर्थन दे देते हैं। अब समझना बात आगे की, ये मिटा दे यहाँ से। गया तो रजिया ने अपना स्टाइल चेंज किया जब उसने देखा कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि स्त्री होने का। और मतलब ये समझिए तुम, आज भी समाज बहुत विकसित हो गया है,
और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि किसी समाज की उन्नति अगर आपको देखनी है तो आपको ये देखना है उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। अगर उस महिला की स्थिति उस समाज में एक शैक्षणिक स्तर की है, उसके बौद्धिक स्तर उच्च है, तो वो समाज उन्नति कर चुका है। और अगर ऐसा नहीं है तो वह समाज सिर्फ आडंबर करता है। समझ पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो लोगों का थॉट प्रोसेस ऐसा ही था कि भाई महिलाएं नहीं होनी चाहिए। कल मैं सोच रहा था आपसे, समय नहीं बचा एक संवाद करने का। कल आपका 10 मार्च थी ना, तो 10 मार्च आपका 1897 को सावित्रीबाई फुले जी, उनका देहांत हुआ था। सावित्रीबाई फुले जी, उनके पास कौन सा पद था मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप उनके बारे में क्या जानते हैं? तो आप कहोगे वो भारत की पहली शिक्षिका थी भैया, शिक्षिका। तो उनके जो पति हैं बाबा ज्योतिबा फुले जी, उन्होंने उनको पढ़ाया शादी के बाद में। तो जब पढ़ाया उनको, तो उनका खुद की फैमिली खिलाफ हुई पहले, कह रहे बहू को पढ़ा रहा है यार, बहू को पढ़ाने का क्या मतलब है? ये समाज आसपास के परिवेश में चीज़ें ऐसे होती नहीं है, ये हमको जीने नहीं देंगे। तो कहते हैं कि भाई वो घर में तो शिक्षा बंद हुई, लेकिन जब वो खेत वेत पर काम कर रहे होते थे तो उस समय वो उनका खाना देने जाती तो वो उनको उस समय पर पढ़ाते। और वो मतलब इतनी विद्वान हुई, विदुषी महिला बोलेंगे, विद्वान नहीं बोलेंगे महिला को, वो इतनी विदुषी महिला हुई कि आप समझिए जब वो आपका 13 साल की थी उस समय पे उन्होंने अपनी सभी चीज़ों को तैयार करके अगले 4 वर्ष चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखा। और 17 वर्ष मतलब 16 से 17 उम्र की अवस्था में वो एक टीचर बन गई और स्कूल खोल लिया उन्होंने। उनके स्कूल में शुरुआती दौर में 9 बच्चे आए, फिर धीरे धीरे 25, फिर 150। तो जब उन्होंने समाज में उन लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया जिनकी शिक्षा के लिए मनाही थी, जिनको अछूत कह दिया गया या शूद्र कह करके जिनके बच्चों की शिक्षा रोकने के प्रयास किए गए और उनको आगे बढ़ने से वंचित किया गया, ऐसे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, वंचित बच्चों को। तो सोचो कितना उनको विरोध झेलना पड़ा होगा। आप कहेंगे हाँ भैया, लोगों ने ऐसे उनको मतलब कीचड़ उछाली जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी, और मतलब पत्थर कंकड़ तक भी लोगों ने मारे, आपकी सड़ी हुई सब्जियां उनको मारी। तो वो ये कहती थी कि काका मैं तो आपकी बहनों को ही तो पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप लोग क्यों विरोध करते हो? लेकिन लोगों का विरोध शांत नहीं हुआ। तो ये कहते हैं कि उनकी हिम्मत जब थोड़ी टूटी, पढ़ाते 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 पढ़ाते, और लोगों को ये देखते हुए कि हम तो एक अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में जो सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए, उसके बदले क्या है कि लोग जो है दकियानुसी मानसिकता का शिकार है, रूढ़िवादिता का शिकार है। यानी उन्होंने सोचा जो समाज में नहीं होता है वो आगे भी नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं रूढ़िवादिता। तो ज्योतिबा फुले जी उनको लिए 2 साड़ी लेकर के आए। उन्होंने कहा कि तुम ठीक है, अगर रास्ते में तुम्हारे वस्त्र गंदे होते हो ऐसे लोगों से, तो तुम अपने वस्त्रों को बाद में स्कूल जाते समय पढ़ाते समय बदल लिया करो, स्कूल पढ़ाने से पहले। और उन्होंने बहुत कुछ किया, मतलब आप उनके बारे में पढ़ोगे तो आप ये कहोगे कि हाँ, एक वुमन एम्पावरमेंट होना, महिला सशक्तिकरण होना, उसकी हम बात तो करते हैं लेकिन वो सही मायने में हर किसी के दिमाग में नहीं आ पाता है। क्योंकि पुरुषों के दिमाग का जो हैवान है वो कहीं ना किसी कोने में जीवित रहता है। ये सत्य है समाज का, ये मुझे भी, आपको, हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी बहुत ऐसे कम लोग हैं जो हो पाए हों, सही मायने में उदार हो पाए हों, उदार होने का नाटक करते हों या उदारता दिखाने का प्रयास करते हों। तो उसमें शामिल बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सही मायने में उदार हो जाना, स्त्री की सुरक्षा को लेकर के, स्त्री के मान मर्यादा को लेकर के, तो ऐसा मतलब कम है। तो आप उसी से मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि आप कंपैरिजन करिए रजिया की स्थिति का। अब रजिया चूंकि गद्दी पर आ गई, इंटरनल चीज़ों को उसने मजबूत कर लिया, तुर्की जो सरदार थे उन्होंने भी उसको सपोर्ट कर दिया। तो इसने क्या बोला कि भाई मेरे पीछे जो लोग ये बोलते हैं कि एक लड़की शासिका नहीं हो सकती, तो इसका कारण क्या है? हम सबके पास बराबर दिमाग है, हम लोगों के पास 2 आंखें हैं, ठीक है, हाथ हमारे पास हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो ड्रेस सेंस है ना महिलाओं का, ये बुर्का त्यागना होगा। तो उन्होंने सबसे पहले जो महिला वस्त्र थे वो त्यागे और पुरुषों की भांति वस्त्र पहनने शुरू किए, जिसमें 2 चीजें आती है उनकी, जैकेट पहनती थी और कैप। रजिया कुल्हा, कुल्हा